हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एस टी पैट 2025 के लिए आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने दो जो है कंप्लीट सॉल्व कराए हैं और यहाँ पर आज भी मैं पूरा वन शॉट में आपको कंप्लीट यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन, यानी कि जिस तरीके से आपका 6 और 7 सितंबर को पेपर आने वाला है उसी तरीके से सेम टू सेम पूरा यहाँ पर वन शॉट में सॉल्व कराने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, तभी आपके पास क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता है इतिहास के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य मुख्यतः चेर राजवंश के लिए जाना जाता है। कौन सा यहाँ पर राज्य है जो कि चेर राजवंश के लिए यहाँ पर जाना जाता है। तो चेर राजवंश के लिए आपका कौन सा जाना जाता है, केरल राज्य। केरल राज्य जो है आपका ये चेर राजवंश के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पांड्य वंश की राजधानी जो है वो किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी। किसकी बात हुई है, पांड्य वंश की बात हुई है। तो पांड्य वंश की राजधानी जो है वो मदुरई में जो है वो अवस्थित हुआ करती थी। याद रखिएगा कहां पर, मदुरई में। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्या कह रहा है कि अष्टप्रधान क्या है। तो अष्टप्रधान की अगर बात की जाए तो अष्टप्रधान जो है याद रखिएगा ये जो है शिवाजी का 8 सदस्य स्थलीय मंत्रिमंडल जो था इसी को बोलते थे अष्टप्रधान। तो ये लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा जाता है। तो भारतीय असंतोष नेता की बात हुई है तो याद रखिएगा असंतोष नेता बोलते थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता था। किसको बोला जाता था, बाल गंगाधर तिलक को जो है यहाँ पर असंतोष का नेता जो है यहाँ पर कहा जाता था। इसके बाद आ जाइए 5वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है कि सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था। तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम जो है बदलकर वो अली नगर जो है वो परिवर्तित किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा किसका नाम बदला था यहाँ पर, जो है कलकत्ता का। अगला ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि कश्मीर में सरोवरी निक्षेप के लिए जो है करेवा किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर करेवा जो है आपका वो किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो केसर की खेती होती है इसको यहाँ पर जो है करेवा के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा केसर की खेती को जो है करेवा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिए कह रहा है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो यहां पर बात हो रही है सत्याग्रह के सिद्धांत की, यानी कि इसको जो है किसने प्रतिपादित किया था यहां पर बोल रहा है। तो याद रखिएगा कि सत्याग्रह का जो सिद्धांत है वो अरविंदो घोष ने यहां पर जो है प्रतिपादित किया था। किसने किया था, अरविंद घोष ने जो है यहां पर प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी जो संस्था थी वो इंडियन एसोसिएशन था। क्या था, इंडियन एसोसिएशन। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर ये जो है इसकी संस्था थी। अगला कह रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। तो याद रखिएगा यहाँ पर चित्तरंजन दास थे। कौन था, चित्तरंजन दास जो थे ये यहाँ पर जो है स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाले कांग्रेस के नेता थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा कौन थे, चित्तरंजन दास थे। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। तो नौजवान भारत सभा जो है वो सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। किसने की थी, सरदार भगत सिंह ने जो है इसे स्थापित किया था। अगला ध्यान दीजिए यहाँ पर भूगोल के क्वेश्चन दिए गए। कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणियां में पाई जाती हैं। जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणियां हैं वो कहां पर जो है पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा कहां पर पाई जाती हैं, एंडीज में पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है आपकी, एंडीज है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, एशिया की जो है सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। तो सबसे लंबी नदी जो है यांगशी नदी है। कौन सी नदी है, यांगशी नदी है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी लंबाई लगभग 5797 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा कितनी है, 5797
किलोमीटर जो है लगभग इसकी लंबाई है, यानी कि यहाँ पर जो है यांगशी नदी की। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्याह्न के बीच कितने समय का अंतर है। तो ये तो अब सभी लोगों को पता होगा, लगभग 5.5 घंटे का यहाँ पर अंतर है। कितना अंतर है? 5.5 घंटे का यहाँ पर जो है अंतर है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो नमकीन पानी की झील पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, नमकीन पानी की झील। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं आपको इसमें ध्यान दीजिए, सांभर दिया गया, चिल्का, राजसमंद, इसके अलावा पुलिकट दिया गया है। तो नमकीन झील की बात होगी तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी? सांभर झील की। ये जो है यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की जो झील है वो कौन सी है? सांभर झील है, तो ये याद रखिएगा। अगला ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वो कोरापुट में है। कौन सा उद्योग जो है आपका वो कोरापुट में है कह रहा है, तो याद रखिएगा विमान निर्माण। विमान निर्माण जो है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका कोरापुट में है। ये आप लोग याद रखिएगा, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? विमान निर्माण की बात हो रही है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी कि MWCD ने शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और यूनिसेफ के साथ मिलकर जो है भारत में स्कूल से बाहर किशोर लड़कियों और औपचारिक शिक्षा और या फिर कौशल प्रणाली में वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान जो है वो शुरू किया है। तो याद रखिएगा, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया है। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? यहाँ पर जो है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है ये आपका शुरू किया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी। कार्य के लिए जो है खाद्य योजना आरंभ की गई थी, तो याद रखिएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना है वो आपकी यहाँ पर जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। कार्य के लिए खाद्य योजना जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, 18 नंबर में कह रहा है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी कि PMSYM योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है। तो यहाँ पर जो है मासिक पेंशन की राशि पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कितनी है? वो आपकी 3000 रुपए है। याद रखिएगा कितनी है यहाँ पर? तो वो आपकी जो है 3000 रुपए है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्या कह रहा है कि भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग पूछ रहा है यहाँ पर, इनमें से जो है वो कौन सा था। तो याद रखिएगा लोहा एवं इस्पात उद्योग। कौन सा था? लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है ये आपका पहला आधुनिक उद्योग था, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका पहला विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। तो इन सभी के द्वारा जो है यहाँ पर भुगतान संतुलन को जो है वो ठीक किया जा सकता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 में प्रदान किए गए तरीके से महाभियोग द्वारा जो है पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अनुच्छेद 56B में किसमें किया गया है? अनुच्छेद 56 में जो है यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल जो है ये निर्धारित करता है आपका अनुच्छेद 56। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जो है महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो इसका विकल्प नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं। तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में जो है टोटल यहाँ पर 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं जो है यहाँ पर सूचीबद्ध हैं। इसके बाद आ जाइए अगले नंबर पर यानी कि 23 नंबर। इसमें कह रहा है कि दुनिया के निम्नलिखित में से
किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की सकल संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो यहाँ पर जो है राजनीति निदेशक सिद्धांत को जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से अंगीकार किया गया है? आयरलैंड से जो है इसे अंगीकार किया गया है। तो यहाँ पर इसका पहला जो है ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है? न्याय का जो है वो किया गया है, भ्रातृत्व का भी किया गया है, वयस्क मताधिकार, ध्यान दीजिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वयस्क मताधिकार का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जो है आपका ये सही होगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, यानी कि 25 नंबर। इसमें कह रहा है कि यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर जो है वो चुनाव करवाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा 6 माह के भीतर जो है वो चुनाव कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 6 माह। इसके बाद अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर जो है किसे बोला जाता है यहाँ पर पूछ रहा है। तो याद रखिएगा किसे बोला जाता है? ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को जो है यहाँ पर याद रखिएगा, इसे जो है क्या बोलते हैं? इसे जो है पादप जगत का उभयचर यहाँ पर बोला जाता है। अगला ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? मनुष्य जो ध्वनि सुन सकता है वो लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि जो है मनुष्य सुन सकता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है। अमोनियम सल्फेट में मौजूद यहाँ पर जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा है। तो लगभग इसमें जो है 27% नाइट्रोजन होती है। कितनी नाइट्रोजन होती है? 27% नाइट्रोजन यहाँ पर उपस्थित होती है। अगला कह रहा है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा जो है वो किसकी थी? किसकी बात हो रही है? ग्रीन हाउस गैसों की बात हो रही है। तो ये अवधारणा जो थी ये जोसेफ फ्यूरियर की थी। किसके थी? जोसेफ फ्यूरियर की। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैसों की जो धारणा थी वो जोसेफ फ्यूरियर की थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में जो है वो सहायता मिलती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या डालने से? इसमें जो है गैम्बुसिया फिश, याद रखिएगा गैम्बुसिया फिश डालने से जो है यहाँ पर मच्छरों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये आप लोग इसके बारे में जो है याद रखिएगा। इसको जो है मच्छर मार मछली के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसको यहाँ पर जो है तालाब या कुएं में डालने से मच्छरों को जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद आ जाइए, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी? प्रारंभिक अंक गणित की, यानी कि मैथ के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अब इनको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए थोड़ी सी व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं। यहीं पर मैं एक पेज बना लेता हूँ। ठीक है, इसी में आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में सचिन, सौरभ और इसके अलावा राहुल ने मिलकर जो है वो 163 रनों का स्कोर किया है। ध्यान दीजिए कौन कौन है? सचिन है, सौरभ है और इसके अलावा राहुल। इन तीनों ने मिलकर कितने रन बनाए हैं? 163 रन बनाए हैं, स्कोर किया है। फिर कह रहा है कि सौरभ और राहुल ने मिलकर सचिन के स्कोर के 2 गुने से 4 रन अधिक स्कोर किए हैं। तो सौरभ ने कुल कितने स्कोर किया? सौरभ का यहाँ पर आपको स्कोर निकालना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि सौरभ और राहुल ने जो है मिलकर सचिन के स्कोर के 2 गुने से 4 रन अधिक स्कोर किए हैं। तो यहाँ पर आप केवल सौरभ का स्कोर ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसका आंसर सीधे आप बता सकते हैं कि निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि सौरभ और राहुल ने मिलकर जो है सचिन के स्कोर के 4 गुने, यहाँ पर 2 गुने से 4 रन जो है अधिक बनाए हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आप केवल सौरभ का स्कोर नहीं निकाल सकते, आप सौरभ और राहुल इन दोनों का टोटल स्कोर निकाल पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सौरभ और राहुल इन दोनों का टोटल स्कोर तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर केवल सौरभ का ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के विषय में साथ में बताया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आप यहां पर जो है इसको निर्धारित नहीं कर सकते, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट यहां पर आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि जब यहां पर आप इसको ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे तब तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद आ जाइए, अब यहां पर मैं बात करूंगा अगले क्वेश्चन की। देखिए
अब यहाँ पर 32 नंबर इसमें कह रहा है कि किसी परीक्षा में अमर उत्तीर्ण होने के अंक से 8% कम पाता है और मोहन उत्तीर्ण होने के अंक से जो है 20% अधिक पाता है। यदि उन दोनों के अंकों के प्रतिशत का अंतर 14 है तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो अगर इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूं तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपसे जो है क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत। चलिए उत्तीर्ण होने का प्रतिशत मैं मान लेता हूं कितना है, अभी x% दिया गया आपको, ठीक है। अब अगर प्रश्न के अनुसार मैं बात करूं तो प्रश्न में क्या बताया जा रहा है, देखिए सबसे पहले क्या बताया गया कि मोहन जो है ये उत्तीर्ण होने के अंक से 20% अधिक पाता है। 20% जितने अंक मिलने चाहिए उसको, वो उससे 20% अधिक पा रहा है। तो अब सभी को पता है कि जब भी हम लोग परसेंट ज्ञात करते हैं तो हमेशा 100 पर मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब सभी को पता है कि परसेंट जब ज्ञात किया जाता है तो 100 पर मान के चलते हैं। तो यहाँ पर पहले ही बताया गया कि 20% वो अंक क्या कर रहा है, अधिक पाता है। तो अधिक पाता है तो मतलब कितने हो गए उसके, 120% हो गए कि नहीं। अगर वो 20% अधिक पा रहा है तो 120 हो जाएंगे। और ये किसका निकाल रहे हैं, उत्तीर्ण का, तो x यहाँ पर हो जाएगा और बट्टे में 100। ये चीजें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं प्रतिशत में लिख रहा हूँ मान, ठीक है। तो यहाँ पर 120 कैसे आया समझ गए, क्योंकि प्रतिशत जो निकालते हैं वो 100 पर निकालते हैं और यहाँ पर पहले ही बताया गया कि वो 20% अधिक पाता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा मोहन का, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान दीजिए अमर जो है वो उत्तीर्ण होने के अंक से 8% कम पाता है। तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है, x, और यहां पर जो कौन था, अमर, अमर जो है वो 8% कम पाता है। तो टोटल 100% होता है, 100 में अगर वो 8% कम पाएगा तो इसके कितने हो जाएंगे, 92 बट्टे में हो जाएगा 100। ये चीज समझ गए। दोनों का डिफरेंस दिया गया, पहले ही बताया गया था कि दोनों के अंकों का जो प्रतिशत का अंतर है वो 14 है। तो इन दोनों का अगर आप अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। बस अब आपको ये समीकरण सॉल्व कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसका लाशा लेंगे, सीधे सीधे 100 आ जाएगा। 120 से 92 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 28x और बराबर में कितना हो जाएगा, 14। अब ध्यान दीजिए 14 से अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो 2 बार जाएगा और 2 से अगर इसको कैंसिल कर दें तो 50 बार जाएगा। 50 का गुणा 1 में कर दीजिए तो x बराबर 50%। तो उत्तीर्ण होने का जो प्रतिशत है वो कितना है, वो आपका यहाँ पर जो है वो 50% है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर उत्तीर्ण होने का प्रतिशत जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर ज्ञात कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या, ये अगला क्वेश्चन आपको यहीं पर दिया गया। इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ध्यान दीजिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में आपसे बोल रहा है जो यहाँ पर 88 से जो है पूरी तरह से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो 4 अंकों की अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 9999। ये सभी को पता है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो अगर यहाँ पर 88 से पूर्णतः विभाजित होने की बात की जाए तो इसको 88 से भाग करके आप चेक कर लीजिए 9999 को। तो सबसे पहले तो एक बार जाएगा, तो सभी को पता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 88। इसको आप यहाँ पर घटाएंगे अगर 99 से 88 तो कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। फिर आप 9 लिखिए, फिर अभी ये एक ही बार जाएगा आपका, ठीक है। तो फिर आप ले जाइए 88। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अगर घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 9 से 8 गया 1, और यहाँ पर 11 से ध्यान दीजिए आप 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, और ये वाला 9 लिख लीजिए। अब यहाँ पर आपका ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है। 3 बार ले जाएंगे तो 3 8 24, फिर 3 8 24 और 2 मिलके हो जाएगा 26। अब इसको आप घटा दीजिए तो 9 में से 4 गए, यहाँ पर 5 बचेगा, फिर यहाँ पर 11 में से 6 गए 5। तो यहाँ पर शेष कितना बच गया, यहाँ पर जो 55, यानी कि अगर 88 से आपने इसको भाग किया तो 55 शेष बच रहा है। और पहले ही बोला गया कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब ये इसमें 55 कम कर दिया जाए। यानी कि यहाँ पर जो आपका 9999 था, इसमें से आप 55 घटा दीजिए। तो अगर आप यहाँ से 55 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4499, यानी कि 9944। ये ऐसी संख्या है जो 88 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो अब आप चेक कर लीजिए कि ये आपके विकल्प में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये आपके विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर 2 में ध्यान दीजिए 9944। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए
अगले क्वेश्चन पर, यानी कि 34 नंबर में। इसमें कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है वो 252 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 252 जो है ये आपका 3 क्रमागत सम संख्याओं की बात हुई है। तो 3 क्रमागत सम की बात हुई, तो सीधे सीधे मैं अगर 3 से इसको भाग कर दूं तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, यानी कि ये कितना आ गया 84। तो अब क्रमागत की बात हुई है, तो अगर आपको एक संख्या मिल गई 84 है तो सम की बात हुई है, तो 84 से अब ध्यान दीजिए छोटी संख्या क्या होगी, 84 से छोटी आपकी हो जाएगी 82 और 84 से बड़ी सम संख्या क्या होगी 86। यही तो होगा, सम संख्या पहले ही बोला गया था क्रमागत, तो 82 84 86 यही तो क्रम से संख्याएं होंगी। एक को तो मैंने निकाल लिया था 84, तो छोटी वाली हो जाएगी 82, बड़ी वाली हो जाएगी 86। इन दोनों को जोड़ दीजिए सीधे सीधे, 6 2 8 और 8 8 16, यानी कि यहां पर कितना आ गया 168। ध्यान दीजिए इसका विकल्प नंबर 3 जो दिया गया 168, कहीं कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा, ये आपका सही हो गया। इसके बाद आ जाइए आगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यहां पर आपको इसको समझना है थोड़ा सा, इसके लिए अब ध्यान दीजिए, इसको देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके देखिए। अगर आप ध्यान दें इस क्वेश्चन में, तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 दिया गया है पहले अंडर रूट में, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये वर्गमूल है। ठीक है, इसके बाद ये 3 लिखा है, इसका मतलब ये वाला घनमूल है। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अंदर दिया गया 4, फिर से यही चीज यहाँ से रिपीट हो रही है, ध्यान दीजिए ये, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये, तो ये सब में रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर इसको आप शार्ट में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इसको मैं मान लेता हूं यहाँ पर, माना इस पूरी संख्या को अगर आप क्या मान लें x, तो अगर आपने इस पूरी संख्या को x मान लिया तो ये श्रेणी आपकी इनफाइनाइट तक होगी। तो अगर एक पद हटा भी देंगे इनफाइनाइट में से तब भी तो वही रहेगा, यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका वर्ग जो 2 दिया गया है और फिर इसके अंदर जो आपको दिया गया है घनमूल में 4, ऐसा तो दिया गया है। और फिर इसी के अंदर ध्यान दीजिए यहाँ से फिर से ये पद रिपीट हुआ है, फिर से ये पद रिपीट हुआ है। तो अगर मैंने इस पूरे को x माना है तो आगे वाली पद भी तो x के बराबर माने जाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट श्रेणी है। तो सीधे सीधे यहाँ पर आपका x तक वैल्यू मान सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसका करिए आप वर्ग, क्योंकि पहले वर्गमूल लगा यहाँ पर, तो अगर वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। वर्ग करने पर ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका 2, ये तो सभी को पता है। और फिर यहाँ पर लगा हुआ है घनमूल, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3, और इसके अलावा यहाँ पर 4, और ये आपका x बाहर है, ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही पूरी की संख्या को x माना था। ठीक है, तो ये इतना आगे। अब इस पर घनमूल लगा है तो इसका घन कर दीजिए। तो अगर इसका घन करेंगे तो ध्यान दीजिए 2 था पावर में, घन करने पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 2 का भी घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब घात 3 करनी है सीधे सीधे, तो ये आ जाएगा 8। यहाँ पर घनमूल करेंगे तो ये घन रूट हट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4 बाहर हो जाएगा और ये x आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान दें तो इस x से अगर ये पावर कैंसिल करेंगे तो पावर में कितना आएगा 5, यानी कि x की पावर 5 बराबर, ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, और 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो अब ध्यान दीजिए दोनों की पावर बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी कि नहीं, और वही यहाँ पर जो है इसका मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये देखिए कहाँ से श्रेणी रिपीट हो रही है, जहां से वैल्यू रिपीट होगी, आपने अगर इस पूरे को x मानना है तो जहां से रिपीट हो रही है वो आगे वाला पद भी x होगा, जब तक आपकी इनफाइनाइट श्रेणी है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर ध्यान से करना है ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना आए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए अब अगले क्वेश्चन पर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो दिए गए हैं वो अब आपको हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि मुहावरे का अर्थ लिखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या से क्या हो जाना। क्या से क्या हो जाना का मतलब होता है स्थिति बदल जाना। इसका अर्थ क्या होता है, स्थिति बदल जाना। क्या से क्या हो जाना मतलब यहाँ पर स्थिति बदल जाना इसका अर्थ होता है, ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। कह रहा है कि जो पहले से पढ़ा ना हो, जो पहले से पढ़ा ना हो उसे बोलते हैं अपठित। जो पहले से पढ़ा हुआ नहीं होता है उसे क्या बोला जाता है, उससे बोला जाता है अपठित।
अगला यहाँ पर कह रहा है कि सखी शब्द का बहुवचन रूप बताइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सखी शब्द दिया गया है और इसका बहुवचन पूछ रहा है, तो सखी का बहुवचन जो होता है वो सखियां होता है। यहाँ पर जो है सखी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, सखियां हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि घर का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर आपसे घर का पर्यायवाची, तो घर को जो है आलय भी बोला जाता है, याद रखिएगा। घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आलय। आलय जो है घर को बोलते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं घर के। गृह होता है, निकेतन होता है, भवन होता है, कुंज होता है, सदन होता है, निलय होता है। ये सभी जो है यहाँ पर घर के जो है वो पर्यायवाची होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आलय। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि वीर प्लस अंगना की संधि क्या होगी। तो वीर प्लस अंगना जो है यहाँ पर क्या बनेगा, वीरांगना बनेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, वीरांगना। याद रखिएगा, यहाँ पर जो है अंग दिया गया है, तो ये क्या बन जाएगा, वीरांगना बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका चौथा विकल्प जो है आपका सही होगा, क्योंकि अब सभी को पता है। देखिए वीर का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, आपका आएगा। यहाँ पर वीर का आ आएगा। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है अंग, तो यहाँ पर आपको अंग दिया गया है, तो इससे क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बन जाएगा बड़ा आ, तो इसलिए यहाँ पर वीरांगना आएगा। ये ध्यान रखिएगा, आ के बाद आ रहा है तो यहाँ पर बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वीरांगना बन जाएगा। तो इसका चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन आएंगे। मैं यहाँ पर ये अंग्रेजी वाला पार्ट स्किप करूंगा, बस 5 क्वेश्चन, इसके अलावा आगे मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अब ध्यान दीजिए, अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन अगर मैंने छोड़ दिए, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए रीजनिंग। अब आपको यहाँ पर देखना है रीजनिंग। सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए इसमें कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वर्ड दिया गया आपको, ये एजुकेशनल। कह रहा है कि शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर जो है इसमें आपको जितने भी वर्ड दिए गए, ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, इस तरह से दिए हैं, तो इन सभी वर्डों का यूज करके इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर पहले देखिए नेशनल। अगर आप नेशनल को ध्यान दें तो यहाँ पर एक एन आ रहा है और एक एन यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आप अपने वर्ड में ध्यान दीजिए, एन केवल एक ही बार आया है, यानी कि एन जो है 2 बार आपका नहीं दिया गया है। तो अगर आपका एन 2 बार नहीं दिया गया तो यही एक शब्द अलग दिख रहा है। बाकी ध्यान दीजिए, एन ई ए टी ये सारे वर्ड यहाँ पर हैं, डी ई ए एन ये भी सारे वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, एल आई ओ एन ये भी सारे वर्ड यहाँ पर हैं। केवल यही एक ऐसा दिया गया है जिसमें एन आपका 2 बार रिपीट हुआ है और यहाँ पर आपका एन सिंगल ही दिया गया है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड से बनाया नहीं जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अगले पे आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द यानी कि अक्षर को चुनें। तो अगर आप ध्यान दें तो ए के बाद यहाँ पर आया है सी, ए के बाद क्या आया सी, यानी कि इसमें +2 हुआ है। ए के बाद सी आया और फिर अगर ध्यान दें तो जेड के बाद एक्स आया है, यानी कि पहले +2 हुआ था, अब इसमें -2 हुआ है। पहले वाले में प्लस, फिर जेड से एक्स आया तो -2। इसी तरह बी के बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर बी से क्या आया, डी, और बी से डी आने का मतलब फिर +2 हुआ। और यहाँ पर ध्यान दीजिए वाई से डब्ल्यू आया, मतलब फिर -2 हुआ। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर ध्यान दें, अगर एच में आप +2 कर दें तो एच में अगर आप +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। एस में अगर आप -2 करें, इसमें आपने प्लस किया और इसमें आपने माइनस किया, तो अगर आप यश में -2 करेंगे तो आप सभी को पता है क्यू बन जाएगा। तो अगर शुरुआत के 2 वर्ड आपको मिले जे और क्यू, और जे और क्यू वाला ये पहला विकल्प है, बाकी कहीं पर जे और क्यू नहीं, तो आपका सही है, आगे आपको खोजने की जरूरत भी नहीं। बाकी अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर के और पी इसी तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 वर्ड मिल गए, बाकी आपको मैच करने की जरूरत ही नहीं, विकल्प में मैच हो रहा है। ठीक है, सीधे सीधे आपको, क्योंकि आपको ये पता चल गया था कि क्या अंतर है। ठीक है, पहले से ही डिफरेंस आपको पता चल गया था, तो उसी अनुसार इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। इसके बाद आ जाइए 48 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उसे चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। आपको ऐसा वर्ड बताना है जो अन्य 3 से जो है यहाँ पर भिन्न है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर MONJ के दिया गया है, ACAZV दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक अंतर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ए कितनी बार है, 2 बार। इस वाले में ध्यान दीजिए जी कितनी बार है, 2 बार।
इस वाले में ध्यान दीजिए ई कितनी बार है, 2 बार। लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी वर्ड आपका रिपीट नहीं हुआ है। अगर रिपीट नहीं हुआ तो यही एक आपका सबसे अलग होगा, बाकी सभी में कोई ना कोई वर्ड जो है आपका रिपीट हुआ है। तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी वर्ड आपका जो है रिपीट नहीं हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, इसमें देखिए कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में हरीश जो है वो बाएं से 11वें नंबर पर है। बच्चों की एक पंक्ति है जिसमें हरीश जो है वो लेफ्ट से, हरीश जो है वो लेफ्ट से, यहाँ पर हरीश है, ठीक है, ये लेफ्ट से जो है किस नंबर पर है, 11वें नंबर पर है, ये आपको बताया गया है। हरीश जो है वो 11वें नंबर पर है। और मंगेश जो है ये दाएं से 17वें नंबर पर है। अब यहाँ पर मंगेश है कोई, मंगेश जो है ये किस नंबर पर है, 17वें नंबर पर है, लेकिन दाएं से यानी कि राइट से। तो राइट से 17वें नंबर पर मंगेश है और लेफ्ट से 11वें नंबर पर हरीश है। फिर आगे कह रहा है कि वे अपने स्थान बदल लें। दोनों क्या करते हैं, अपने स्थान बदल लेते हैं। मतलब हरीश जो है वो मंगेश की जगह पर आ जाता है और मंगेश जो है वो हरीश की जगह पर आ जाता है, दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि हरीश जो है वो बाएं से 13वें होगा, यानी कि जब हरीश इस जगह पर आएगा तो 11वें से किस नंबर पर आ जाएगा, 13वें नंबर पर आ जाएगा। कौन सा, हरीश। जब दोनों जगह बदलेंगे तो बाईं तरफ से हरीश जो होगा वो 13वें नंबर पर आएगा। तो कुछ समझे आप, देखिए पहले कितने पर था, 11वें पर, अब कितने पर आ गया, 13वें पर, यानी कि इसने जो है +2 यहाँ पर जो है वो परिवर्तित किया अपने स्थान में, +2 अंक आगे गया है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि मंगेश दाएं से नई स्थिति क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 11वें से 13वें पर पहुंचा है, मतलब 2 अंक बढ़ा, तो मंगेश ने तो केवल जगह बदली है, तो वो भी आपके 17 से 2 बढ़ जाएगा उसका भी। तो 17 2 19, सीधे सीधे 19वां स्थान उसका हो जाएगा, किसका, मंगेश का। कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे समझ में आएगा डायरेक्ट, यहाँ पर मंगेश का जो है वो 19वां स्थान हो जाएगा। कहीं कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 50 नंबर, इसके लिए ध्यान दीजिए। अब इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। चलिए इसको देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहा है कि राणा जो है वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। चलिए राणा मान लीजिए अभी यहाँ कहीं पर है और ये उत्तर की ओर जो है कितना जाता है, 10 किलोमीटर। तो ये राणा जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला गया, ठीक है। आप लोग दिशा तो सभी लोग जानते ही हैं, ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये वाला होता है पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर की ओर ये 10 किलोमीटर गया। फिर कह रहा है बाएं घूमता है, पहले उत्तर की ओर जाता है 10 किलोमीटर, फिर बाएं घूम जाता है। बाएं आपका ये हो जाएगा, तो ये बाएं तरफ घूम गया और 4 किलोमीटर जाता है। बाएं तरफ घूम के कितना चलता है, 4 किलोमीटर। और फिर यहाँ पर जो है घूमता है, दाएं घूमता है। अब देखिए ये बाएं तरफ गया तो इस तरफ गया। अब जब इधर का इसका मुंह है तो अब दाएं तरफ जाएगा, तो आगे जाएगा कि नहीं, इस तरफ से ये दाएं जाता है, दाएं घूमता है और फिर 5 किलोमीटर जाता है। अब ये दाएं घूमकर कितना चला गया, 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर जाता है। अब इसके बाद ये फिर से दाएं किलोमीटर घूमता है दाईं ओर और 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो वह यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 किलोमीटर जाता है। अपनी यात्रा के शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूरी पर है। अब अगर ध्यान दें तो इसको आप मिला दीजिए यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर 10 था और ये दूरी कितनी है, 5, तो ये भी तो 5 होगी क्योंकि ये 4 4 दोनों का सेम है। तो 10 और 5 टोटल कितनी दूरी हो गई, 15। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, 15 किलोमीटर दूरी जो है वो उसके द्वारा यहाँ पर तय की जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाइए, अब ध्यान दीजिए करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर में आप सभी को पता है टोटल यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा देश जो है विश्व में यूक्रेन के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। देखिए अगर पहला पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा यहाँ पर जो है हथियार आयातक देश कौन सा है, तो पहला आपका यूक्रेन है। पहला कौन सा है, यूक्रेन है यहाँ पर। और दूसरा आपका भारत है। दूसरा यहाँ पर कौन सा है, भारत जो है विश्व में यूक्रेन के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक जो है यहाँ पर बन गया है। हथियार आयातक मतलब हथियार मंगाने वाला देश जो है वो बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका, भारत। और पहला कौन सा सबसे बड़ा देश है, वो आपका यूक्रेन है, ठीक है। अगला आ जाइए यहाँ पर 52 नंबर। इसमें कह रहा है कि कौन सा देश पहली
G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह यानी कि TWGW बैठक की मेजबानी करेगा। ध्यान दीजिए, पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर इसकी मेजबानी करेगा। अगला कह रहा है कि भारत के असंगठित गैर कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि जो है वो यहाँ पर देखी गई है। तो यहाँ पर जो है असंगठित गैर कृषि क्षेत्र में लगभग 12.84% की वृद्धि जो है वो देखी गई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका यहाँ पर जो है पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 54 नंबर। इसमें कह रहा है कि वेटलैंड वाइज यूज, ध्यान दीजिए किसकी बात हो रही है? वेटलैंड वाइज यूज के लिए जो है रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो है आपके जयश्री वेंकटेशन बने हैं। याद रखिएगा, जयश्री वेंकटेशन जो है ये आपके वेटलैंड वाइज यूज के लिए जो है रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय यहाँ पर जो है बने हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भारत ने किस टीम को हराकर जो है 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो यहाँ पर जो है भारत ने किसे हराया है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड को। भारत ने जो है यहाँ पर कब, वो भी अगर पूछा जाए तो 9 मार्च 2025 को जो है भारत ने जो है यहाँ पर किसको हराया है? न्यूजीलैंड को हराया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, करंट की बात हो रही है कि इस बार जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है 2025 में? तो याद रखिएगा किसने जीती है? भारत ने जीती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगला कह रहा है कि यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र ने मार्च 2025 में भारत की अस्थायी सूची में जो है कितनी संपत्तियां यहाँ पर जो है वो जोड़ी हैं? तो कितनी संपत्तियां यहाँ पर जो है वो जोड़ी गई हैं? तो याद रखिएगा टोटल जो है वो 6 संपत्तियां जोड़ी गई हैं। अस्थायी सूची में जो है कितनी संपत्तियां जोड़ी गई हैं? तो टोटल जो है यहाँ पर 6 संपत्तियां जोड़ी गई हैं। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि दुबई में एफडीआई का शीर्ष स्रोत कौन सा देश बनकर उभरा है? तो याद रखिएगा दुबई में जो है यहाँ पर एफडीआई का शीर्ष स्रोत जो है वो भारत बनकर उभरा है। कौन उभरा है? भारत जो है यहाँ पर उभरा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पर कहाँ सम्मानित किया गया है? मॉरिशस में सम्मानित किया गया है। किस देश के? यहाँ पर मॉरिशस देश में जो है सम्मानित किया गया है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिए 59 नंबर में कह रहा है कि किस टीम ने अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जो है यहाँ पर जीता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि भारत ने फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों में कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो फ्री इंडेक्स में भारत ने जो है 24वीं रैंक प्राप्त की है। कौन सी रैंक प्राप्त की है? 33 देशों में जो है 24वीं रैंक यहाँ पर भारत ने जो है वो प्राप्त की है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है आपका ये भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये आपका गुजरात में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? गुजरात में जो है ये आपका बनाया जा रहा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्टेडियम जो है आपका कहाँ पर बनाया जा रहा है? गुजरात में जो है ये आपका बनाया जा रहा है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में किसकी बात हो रही है? याद रखिएगा चित्रकूट को। छत्तीसगढ़ में जो है चित्रकूट वाटरफॉल को जो है भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होती है। तो ये आपका अनुच्छेद जो है
100 के अनुसार, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 100 के तहत जो है ऐसा होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर 64 नंबर में कह रहा है कि द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक जो है बराक ओबामा ने लिखी है। किसने लिखी है? बराक ओबामा ने जो है ये पुस्तक लिखी है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें कह रहा है यहाँ पर कि नृत्य रूप डांडिया का से संबंध है, यानी कि डांडिया का संबंध जो है किससे है? तो डांडिया का संबंध जो है ये नवरात्र से है। किससे है? डांडिया का संबंध जो है यहाँ पर नवरात्र से है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? ध्यान दीजिए, देवधर ट्रॉफी से जो है आपका कौन सा खेल संबंधित है? तो याद रखिएगा क्रिकेट। क्रिकेट जो है आपका ये देवधर ट्रॉफी से जो है वो संबंधित है। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना यानी कि शैलियाँ जो है वो कौन सा विकल्प नहीं है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना जो है इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है? तो पटियाला घराना है आपका, मेवाती घराना है, ग्वालियर घराना भी है, रजवाड़ी घराना, ये आपका यहाँ पर जो है नहीं है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये घराना यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड दिन बिताए थे, यानी कि अंतरिक्ष में जो है रिकॉर्ड दिन बिताए थे, तो कितने दिन बिताए थे इसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो याद रखिएगा 195 दिन बिताए थे। कितने दिन बिताए थे? तो टोटल यहाँ पर जो है अंतरिक्ष यान यानी कि 195 दिन में का जो है रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है आपका ये पेड़ों के कटने से बचाने के लिए संबंधित है। किससे संबंधित है? पेड़ों को कटने से बचाने के लिए जो है आपका चिपको आंदोलन जो है यहाँ पर संबंधित है, तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए जो है आपका चिपको आंदोलन जो है यहाँ पर ये संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, देखिए किसकी बात हुई? क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अपना इंडिया, यानी कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे यहाँ पर 7वें नंबर पर है। अगर पहले नंबर की बात की जाए तो पहले नंबर पर आपका रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, जनसंख्या की बात की जाएगी तो जनसंख्या के आधार पर भारत जो है वो पहले नंबर पर है इस समय। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद आ जाइए अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। सबसे पहले जब भी गद्यांश की बात होगी तो पहले पूरा गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ लेना है, आपको ये निष्कर्ष मिल जाएगा कि किसके बारे में इस गद्यांश में बोला गया है। फिर आधे उत्तर तो आप ऐसे ही दे लेंगे बिना यहाँ पर खोजे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद 71 से लेकर 75 तक आपको आंसर देने हैं। क्या कह रहा है कि समय का दिव्य रथ हर किसी के द्वार पर आता है। जो समय का दिव्य रथ है वो यहाँ पर जो है हर किसी के द्वार पर आता है। कुछ लोग नींद में आलस्य में पड़े रहकर जो है उसके रथ की जो है वो घरघराहट को नहीं सुन पाते और करवट बदलकर पुनः सो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत द्वार खोलकर समय का स्वागत करते हैं, उससे पहचान कर उसका कहा स्वीकारते हैं। समय ऐसे ही सौभाग्यशालियों की झोली में वरदान के फूल डालकर आगे बढ़ जाता है, किंतु जो अभागे उसे पहचान नहीं पाते और जो भी अभागे हैं जो समय को पहचान नहीं पाते वो जो है यहाँ पर करवट बदलकर सोए रहते हैं या उसके प्रति जो है उदासीनता व्यक्त करते हैं। समय का रथ चक्र उन्हें कुचल कर जो है वो आगे बढ़ जाता है। विद्यार्थी जीवन के लिए तो समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसका हर पल जो है वो हीरे मोती सा कीमती होता है। यही कारण है कि समय का सदुपयोग करने वाले सफलता के आसमान में भ्रमण करते हैं और समय को व्यर्थ बर्बाद करने वाले होनहार बुद्धिमान युवक भी बुरी तरह से जो है वो असफल हो जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो है इस यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर ही समझ में आ गया होगा किसकी बात हो रही है। यहाँ पर कुल मिला के फोकस किस पर किया गया है? समय की बात हो रही है, यानी कि समय जब आता है तो समय पर ही आपको सब कुछ करना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल होंगे। अगर समय पर आपने सही से नहीं यूज किया समय का तो समय निकल जाएगा, फिर उसके बाद आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिला के मेन फोकस समय पर किया गया है। अब इसी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि जीवन में असफलता का मुंह कौन देखते हैं?
असफलता का मुंह कौन देखता है? तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, सीधे आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जो समय को व्यर्थ करते हैं, जो यहाँ पर समय को व्यर्थ करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, वही असफलता का मुंह देखते हैं। तो सीधे सीधे पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, कहीं कुछ खोजने की जरूरत नहीं है और किसी में समय की बात की नहीं गई, तो सीधे सीधे पहला विकल्प सही है आपका। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, कह रहा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। अब गद्यांश का शीर्षक समय की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर सफलता है, यहाँ भाग्य और दुर्भाग्य है, यहाँ पर बरखा है, समय की गति, ये एक सही समय की बात इसमें हो रही है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पहले पूरा गद्यांश पढ़ना है, उसमें जिस टॉपिक पर फोकस किया गया है उसी के आधार पर आपको आंसर जो है अपने देने हैं। कुछ यहाँ पर गद्यांश ऐसे भी आएंगे जिनका आंसर आपको गद्यांश में पढ़ने पर उसी में डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो पढ़ने की जो दोबारा है ही नहीं, आप सीधे बता सकते हैं गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, सीधे सीधे समय की गति। अगर समय निकल गया तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे, अगर आपने समय पर सही से उसका उपयोग नहीं किया तो। ठीक है, अगला देखिए 73 नंबर में क्या कह रहा है कि सफलता के आसमान में कौन भ्रमण करता है। सफलता के आसमान में कौन भ्रमण करता है? जो यहाँ पर समय का सर्वदा सदुपयोग करता है, यानी कि जो समय का सही से उपयोग करेगा वही सफलता के आसमान पर भ्रमण करेगा। तो ये भी आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि समय का रथ चक्र किन्हें कुचल कर आगे निकल जाता है। समय का जो रथ होता है वो किन्हें कुचल कर जो है आगे निकल जाता है। तो आपको पता है कि जो समय की दस्तक सुनकर भी उदासीन बने रहते हैं, यानी कि सोए रहते हैं, उनको कुचल कर समय जो है वो आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाइए अगले पर, इसमें कह रहा है कि समय का रथ किनकी झोली में वरदान के फूल डालकर जो है वो आगे निकल जाता है। तो याद रखिएगा, जो समय के रथ की आवाज से द्वार खोलकर उसका स्वागत करते हैं, यहाँ पर जो है उनकी झोली में जो है वो वरदान के फूल डालकर समय जो है वो आगे निकल जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने देखा कि पहले आपको यहाँ पर इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, इसका एक निष्कर्ष निकलेगा, उसी के आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कभी कभी कुछ गद्यांश ऐसे आएंगे कि डायरेक्ट उनका उत्तर उसी गद्यांश में लिखा मिलेगा, बस सीधे सीधे आपको वहीं से पढ़कर टिक कर देना है। इसमें भी सब लिखे हुए हैं, आपने पढ़ लिया तो डायरेक्ट आपने आंसर कर दिया। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, बिना पढ़े आप खोजना मत शुरू कर दीजिए कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा। इसमें पहले आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको अपने आप उसका निष्कर्ष मिल जाएगा। ठीक है, उसी के आधार पर फिर उत्तर देने हैं। चलिए फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक और गद्यांश है कि 76 से 80 तक के बीच में अब आपको फिर यहाँ पर उत्तर देने हैं। सबसे पहले इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे पूरा, फिर उसी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए कह रहा है कि विज्ञान ने वरदान के रूप में मानव जाति की जो है अपार सेवा की है। अब देखिए पहली लाइन से क्लियर हो गया किसकी बात होने वाली है, विज्ञान की बात होने वाली है कि विज्ञान ने वरदान के रूप में जो है मानव जाति की अपार सेवा की है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने आज असंभव को भी जो है वो संभव बना दिया है। तेज गति से उड़ने वाले वायुयानों ने विश्व को एक परिधि में समेट कर जो है छोटी इकाई बना दिया है। मनुष्य विज्ञान के कारण ही जो है आकाश में गरुड़ की तरह द्रुत गति से विचरण कर सकता है, समुद्र की छाती को चीरकर उसे लांघ सकता है, अंधेरे में प्रकाश का आलोक बिखेर सकता है। कंप्यूटर, रॉकेट, दूरदर्शन, चलचित्र, दूरभाष, मोबाइल और ऐसे ही न जाने कितने आश्चर्यजनक अद्भुत उपकरणों तथा यंत्रों से मनुष्य ने जो है सर्वत्र अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान जो है वो वरदान सिद्ध हुआ है। शिक्षा, कृषि, यातायात, उद्योग, मनोरंजन आदि समस्त क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना लोहा मनवाया है, जड़ बन गया है और मानवता को नष्ट विनष्ट करने वाले अणु अस्त्र अब मानव जाति के लिए जो है बड़ा संकट बन रहे हैं। संपूर्ण विनाश की दस्तक भी विज्ञान ही जो है यहाँ पर दे रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर अब विज्ञान की बात हुई है, मेन किसकी बात हुई है, विज्ञान की। विज्ञान यहाँ पर आपका वरदान या अभिशाप, इस तरह से आप विज्ञान को समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विज्ञान से मनुष्य और मनुष्यता को क्या खतरे हैं। तो पहले लास्ट लाइन में ही आपको बताया गया अभी कि यहाँ पर जो है अणु अस्त्र अब जो है मानव जाति के लिए बड़ा संकट बन सकते हैं। तो अणु अस्त्रों का यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी बात हो रही है कि मानवता के विनाशक जो है अणु अस्त्रों के निर्माण का खतरा है। तो ये तीसरा पॉइंट सीधे सीधे आपको मिल गया, यहाँ पर कहीं कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं ज्यादा पड़ी।
अगला देखिए 77 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि गद्यांश का सटीक एवं उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। अब इसका जो है शीर्षक क्या होना चाहिए, तो अभी मैंने बताया कि विज्ञान वरदान भी और अभिशाप भी, जिसके अनुसार यहाँ पर बताया गया कि विज्ञान से बहुत सारे फायदे हुए हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, तो विज्ञान जो है ये वरदान या फिर अभिशाप है, तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, अगला ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि विज्ञान क्यों वरदान सिद्ध हुआ है। विज्ञान जो है वो यहाँ पर जो है वरदान जो है क्यों सिद्ध हुआ है, ये आपसे कह रहा है। क्योंकि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि उसने मनुष्य को ईश्वर से ऊपर सिद्ध कर दिया है, क्योंकि विज्ञान ने आस्था के सभी स्तंभ जो है वो गिरा दिए हैं, और इसके अलावा क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों ने असंभव को भी संभव बना दिया है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है गद्यांश का मूल संदेश क्या है। गद्यांश का मूल संदेश क्या है, तो याद रखिएगा मूल संदेश क्या है, याद रखिएगा विज्ञान के जो है वरदायी और अभिशप्त बनाने वाले रूपों को उजागर करना, ये यहाँ पर जो है इस गद्यांश का मूल संदेश होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि नए नए उपकरणों और यंत्रों के आविष्कार से मनुष्य ने क्या कर दिया है। नए नए उपकरणों और यंत्रों के आविष्कार से जो है मनुष्य ने क्या कर दिया है, तो मनुष्य ने जो सर्वत्र अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है। मनुष्य ने क्या किया है, सर्वत्र जो है अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित कर दिया है। ठीक है, ये तब के उसमें भी दिया गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यंत्रों से मनुष्य ने जो है सर्वत्र अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ और व्याख्या की। आप सभी को पता है ग्राफ और व्याख्या के टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी कर सकते हैं वो कर लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार की बात अलग थी, 23 में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन दे दिए गए थे। टफ का मतलब उनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन को करने में टाइम ज्यादा लग जाता था। अगर आपको आराम से करना होता तो आप वो भी कर सकते थे, लेकिन क्या था, कैलकुलेशन ज्यादा था। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से आपकी बार प्रैक्टिस करके जाना है ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना आए। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है इसमें कि निर्देश 81 से लेकर 85 इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए बार ग्राफ का जो है ध्यान से यहाँ पर अध्ययन कीजिए। चलिए बार ग्राफ का ध्यान से हम लोग अध्ययन करेंगे। ये आपका बार ग्राफ दिया गया है, इसमें ध्यान दीजिए एक टोटल पूरा ब्लैक बॉक्स है और एक आपका पूरा यहाँ पर ध्यान दीजिए व्हाइट बॉक्स है। कह रहा है कि 5 छात्रों को भौतिकी और रसायन में मिले अंक, यहाँ पर 5 छात्र हैं PQRST। ठीक है, इनको भौतिक और रसायन, ब्लैक वाला जो बार है ये भौतिक के अंक को दर्शाएगा और जो व्हाइट वाला बार है ये यहाँ पर रसायन के अंकों को दर्शाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये यहाँ पर अंकों को जो है दर्शा रहा है। ठीक है, अब इसी के आधार पर जो है अब आपको यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है क्या कह रहा है, कह रहा है कि यश को रसायन में मिले अंक, ध्यान दीजिए मिले अंक जो है वो सभी छात्रों को रसायन में मिले कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिए सबसे पहले यश की बात हुई है तो यश पर आप आ जाइए, और किसकी बात हो रही है, रसायन में मिले अंक। तो ध्यान दीजिए यश जो व्हाइट वाला है रसायन को दर्शा रहा, तो रसायन की लाइन कहां पर है, 120 पर, यानी कि इसको कितने अंक मिले हैं रसायन में, 120। किसको, यश को। अब कह रहा है कि रसायन में मिले अंक जो है वो सभी छात्रों के, अब बाकी जितने सभी छात्र हैं इन सभी छात्रों को रसायन में मिले कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर आपको प्रतिशत अगर निकालना है तो ये कितना है रसायन में, 120। अब बट्टे में जो है जितने भी विद्यार्थी हैं इन सभी के रसायन वाले अंक टोटल कर लीजिए। जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिए पी के कितने हैं, देखिए 80 और 100 के बीच में ये लाइन आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब 90। तो पी के कितने हैं रसायन में, 90 अंक, यहां पर मैं लिख देता हूं 90। ठीक है, क्यू के कितने हैं, ध्यान दीजिए 100 और 120 के बीच में ये आ रहा है आपका यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 110। 10 पॉइंट का गैप है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 110। और फिर इसके बाद आर के ध्यान दीजिए सीधे सीधे 100 वाली लाइन पर आ रहा है, तो आर के हो जाएंगे 100। और फिर यस, अब ध्यान दीजिए सब स्टूडेंट की बात हुई है तो इसको भी जोड़ना है, इसको छोड़ मत देना कि इसको मैंने ऊपर लिख दिया तो ये छोड़ देंगे। ठीक है, टोटल की बात हुई है तो सारे के सारे आपको लिखना है। और लास्ट में टी के ध्यान दीजिए ये कितने आ रहा है, 60,
इसी के लाइन के ऊपर देख लीजिए कितना है 60, तो ये हो गया 60 और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणे में आपका सीधे सीधे 100। बस अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सीधे सीधे ये आएगा आपका 120 बटे में, ध्यान दीजिए इनको जोड़ लीजिए आप, 120 और 100 मिला के हो जाएगा 220, इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 330 और इसके अलावा ये जोड़ लीजिए तो 390 हो जाएगा, और 390 में ये वाला 90 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल 480 और गुणे में हो जाएगा आपका 100। अब अगर ध्यान दें तो ये जीरो से ये जीरो मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 12 एकम 12 और ये जीरो, इसको मैं कैंसिल करूँगा तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये 4 बार आपका सीधे सीधे कट जाएगा। तो अब 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 आएगा, बटे में आएगा 4 से अब 100 को भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 25%। बस सीधे सीधे यहाँ पर निकाल लेना है 25%, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो है सॉल्व करना रहेगा, समझ गए। सबसे पहले यहाँ पर जिसका प्रतिशत बोला गया था उसको ऊपर लिखना है जिसका, और बाकी सभी को टोटल कर देना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, कहीं पर कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। चलिए इसी का देखिए अगला पॉइंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि टी को भौतिकी में मिले अंकों को मूल अंकों से 14% बढ़ा दिया जाए तो उसका भौतिकी में नया प्रतिशत लगभग कितना होगा। और यदि भौतिकी में अधिकतम अंक कितने थे 140 थे, यानी कि भौतिकी का पूर्णांक आपको बता दिया गया कितने का था 140 नंबर का इसका पेपर था। और किसकी बात हुई थी यहाँ पर, टी की बात हुई थी। तो अब टी वाले पर फोकस करिए, टी का हो गया, ठीक है। टी के भौतिकी वाला ब्लैक वाला जो बार है ये भौतिकी को दर्शाएगा, तो इसके ध्यान दीजिए यहाँ तक आ रहे हैं ब्लैक, तो ये आपका किस में आएगा 40 और 60 के बीच में, यानी कि 50 नंबर इसके भौतिकी में थे। कितने थे 50 नंबर यहाँ पर जो है इसके भौतिकी में थे, किसके टी के, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके थे, मैं यहाँ पर टी के प्राप्तांकों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 50 नंबर इसने भौतिकी में पाए थे, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया ये समझिए। सबसे पहले बताया गया कि भौतिकी में मिले अंकों को मूल अंकों से 14% बढ़ा दिया जाए। अगर यहाँ पर 14% बढ़ाया जाए तो 50 थे, 14% जब बढ़ाया जाएगा तो प्रतिशत मैंने बताया हमेशा 100 पर लेते हैं, तो 100 पे जब 14% आप बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपका यहाँ पर इतना बनेगा। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ध्यान दीजिए ये 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो 5 दूनी 10 काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 से 14, तो टोटल यहाँ पर टी के जो प्राप्तांक मिले वो कितने मिले 57। अब कह रहा है कि नया प्रतिशत लगभग कितना होगा यदि भौतिकी में अधिकतम अंक 140 थे। तो अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, मैक्सिमम प्रतिशत नंबर कितने मिले 57, पूर्णांक कितना था 140, तो 57 बटे 140 और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणे में 100। आप सभी को पता है 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और कैंसिल करना चाहे तो 2 पंचे 10, 2 से 14। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 40 दशमलव के आसपास कुछ आएगा। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए 40 दशमलव यहाँ पर 7 जो है लगभग आ रहा है, ठीक है। 40.7 या फिर पूरा लिखना चाहे तो 41 भी लिख सकते हैं लगभग, ठीक है। विकल्प चेक कर लीजिए, पूरा 40.7 ही है या 41 है। देखिए 41 दिया गया है तो यहाँ पर पूर्णांक के रूप में मान दिया गया, तो सीधे सीधे इसका चौथा विकल्प जो दिया गया है 41, ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना रहेगा, ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले पे आ जाइए। अब कह रहा है ध्यान दीजिए यहाँ पर 83 नंबर में कि दी गई जानकारी के अनुसार वाक्य को सही बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। आपको ये रिक्त स्थान भरना है। कह रहा है टी को दोनों विषयों में मिलाकर प्राप्त कुल अंक। देखिए टी को दोनों विषयों में, चलिए टी की बात हुई है तो इसके हम लोग दोनों विषय देख लेते हैं टी के। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका टी है और टी के दोनों विषय की बात की जाए तो भौतिकी में इसको मिले हैं 50 और यहाँ पर रसायन में मिले हैं 60, तो टोटल कितने मिले हैं 110। भौतिकी और रसायन में मिलाकर एक में 60 मिले हैं, एक में 50 मिले हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो सभी को पता है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर जो है 110 हो गए। अब आगे ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है टोटल के बाद आगे इसमें क्या बताया जा रहा था, इसमें कह रहा था कि मिलाकर कुल अंक जो है वो मिले अंकों से अधिक हैं। मतलब यहाँ पर जो टी के भौतिक और रसायन में मिले अंक हैं टोटल जो 110 है वो इनमें से किससे ज्यादा है, यानी कि क्यू को रसायन में से, क्यू के रसायन में चेक करिए एक बार आप पहले, क्यू के रसायन में कितने, ध्यान दीजिए ये 100 और 120 के बीच में आ रहा है 110, तो ये तो ज़्यादा है ही नहीं, उसके बराबर आ रहा है लगभग, तो ये भी सही नहीं होगा,
ठीक है। अगला कह रहा है आर को भौतिकी में, चलिए आर को भौतिकी में देखिए, आर के भौतिकी में कितने हैं, 80 नंबर ही हैं आर के, और ये टोटल कितना आ रहा है 110, तो 110 तो 80 से ज्यादा है, तो सीधे सीधे ये विकल्प आपका सही हो गया। यहाँ पर जो है ये वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि आर में मिले अंकों से जो है आर के जो भौतिक में नंबर थे उससे इन दोनों का योग यहाँ पर ज्यादा है। यही पूछा था किससे यहाँ पर ज्यादा है, तो अब सभी को पता है कि 110 जो होगा वो 80 से तो ज्यादा ही होगा। बाकी एस को रसायन में और पी को भौतिकी में चेक कर लीजिए, इनसे कम ही होगा 110 आपका, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे आपको आंसर मिल गया। इसके बाद आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है 84 नंबर की। 84 को समझिए सबसे पहले, इसमें कह रहा है पी को भौतिकी और रसायन में मिले कुल अंक। चलिए इसको ध्यान दीजिए, पहले आप ग्राफ देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। जिसकी बात हो रही है उसको हम लोग फोकस करेंगे। ये पी की बात हो रही है तो ये आपका पी हो गया। पी के बारे में क्या बोला गया, कह रहा है पी को भौतिकी और रसायन में मिले कुल अंक। तो पी को जो है यहाँ पर भौतिकी और रसायन में मिले कुल अंक ध्यान दीजिए कितने हैं, ये पी है आपका। तो भौतिकी में ध्यान दीजिए इसको मिले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए 120 और 140 के बीच में आ रहा है, यानी कि 130 मिले हैं। 130 इसमें है और 90 इसमें है, तो 130 और 90 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। यानी कि पी को भौतिकी और यहाँ पर रसायन में मिलाकर टोटल 130 और यहाँ पर दिया गया 90, ठीक है। तो यहाँ पर 130 और 90 की अगर बात की जाए तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि पी को जो है टोटल नंबर कितने मिले हैं, 220 मिले हैं। और इसके अलावा टी को भौतिकी और रसायन में, अब किसकी बात हुई है, अब बात हुई है टी की। तो टी को भी भौतिकी और रसायन में मिले कुल अंकों के बीच क्रमशः अनुपात बताना है आपको। तो टी के भी देख लीजिए कितने अंक हैं भौतिकी और रसायन में, आपका टी ये है। भौतिकी और रसायन अभी हम लोगों ने जोड़ा था, इसका दोनों का मान कितना था, 110 अभी मैंने जोड़ा था यहाँ पर। तो भौतिकी और रसायन में सीधे सीधे इसके कितने मान हो जाएंगे, 110। चलिए तो यहाँ पर आ जाइए, ये हो जाएगा आपका 110। अब यहाँ पर रेशियो निकालने का कुछ बचा ही नहीं, देखिए सीधे 0 से 0 कट गया। अब अगर कैंसिल करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2:1 आपका चौथा विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सीधे सीधे आपको अनुपात निकालना था, कहीं पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए अगले नंबर पर, यानी कि 85 नंबर पर। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए Q और S को मिलाकर रसायन में मिले कुल अंक। फिर उसी तरह से क्वेश्चन जैसे ऊपर था, आपकी बार Q और S की बात हो रही है और रसायन में मिले अंक। चलिए Q और S के रसायन में अंक देखिए कितने हैं, तो यहां पर आ जाइए, ये आपका Q है और ये आपका S है। इसके देखिए रसायन में, यहाँ पर रसायन में कितने अंक आएंगे, 100 और 120 के बीच 110 अंक आएंगे। और यश के कितने आएंगे, सीधे सीधे 120। तो अगर आप ध्यान दें ये 120 है, सॉरी 120 है और ये वाला कितना है 110, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 120 और 110 मिला के कितना हो जाएगा, 230। तो यहाँ पर जो है Q और S के मिला के कितने आ जाएंगे, 230 आ जाएंगे। फिर आगे कह रहा है अब दूसरा कि P और R को मिलाकर भौतिकी। अब P और R के भौतिकी में मिला लीजिए, ये आपका P है और ये आपका R है। तो R के भौतिकी में ध्यान दीजिए कितने नंबर हैं, 80, और P के भौतिकी में कितने नंबर हैं, ध्यान दीजिए 130। तो 130 और यहाँ पर 80 जोड़ लीजिए, तो 130 और 80 जोड़ेंगे तो सीधे सीधे आपका कितना हो जाएगा, 210। ये मान कितना आएगा आपका, 210 इतना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 0 से 0 गया, सीधे 23:21 कितना आ जाएगा, 23:21। बस केवल ऐड कर देना है, बस मान आपको पहचानना है सही से और उसको ऐड कर देना है, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए ये आ गया। इसके बाद आ जाइए अब अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आपका अगला ग्राफ दिया गया है, ठीक है। इसके आधार पर जो है आपको यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करना रहेगा। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है 86 से 90 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। कह रहा है कि एक वर्ष में विभिन्न संस्थाओं में अलग अलग हॉबी वर्गों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या। देखिए चित्रकारी, सिलाई और नृत्य। अगर आप इस ग्राफ में ध्यान दें तो ग्राफ में 3 कलर हैं, एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये पूरा ब्लैक है आपका,
एक आपको ग्रे कलर से दिया गया और एक आपको व्हाइट कलर से दिया गया, ठीक है। तो चित्रकारी के लिए ग्रे वाला जो दिया गया वो चित्रकारी से जो थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, ठीक है, वो ग्रे वाला जो है वो चित्रकारी के लिए है, ब्लैक वाला सिलाई के लिए है, और जो पूरा व्हाइट है वो नृत्य के लिए यहाँ पर प्रदर्शित किया गया ग्राफ। अब इसी के आधार पर जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए और इसके आधार पर आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि संस्था ए और सी में मिलाकर चित्रकारी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या का संस्था डी और ई में मिलाकर सिलाई में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात। सीधे सीधे आपसे जो है यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए संस्था समझिए कौन सी है, ए और सी। तो ये हो गया ए और ये हो गया सी, ठीक है। ए और सी में मिलकर जो है चित्रकारी, अब चित्रकारी के लिए ग्रे वाले पॉइंट की बात हो रही है, यानी कि इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें कितना है 250, इसमें ग्रे वाला जो है आपका कितना है 250, और इसमें ध्यान दीजिए ग्रे वाला कितना है, ये आ रहा है, इसके सामने ध्यान दीजिए लाइन ये 150। तो अगर आप ये 250 और 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग जो आएगा वो आ जाएगा 400। तो कुल मिला के ए और सी का जो मान हो गया वो अब आपको पता चल गया कितना आ गया 400। अब ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है फिर डी और ई। अब आपका डी और ई ये दोनों देखना है, इसमें मिलकर सिलाई। अब सिलाई वाला ध्यान दीजिए, सिलाई वाला कौन सा था, मैंने बताया था जो ब्लैक ग्राफ दिया गया है वो आपका सिलाई के लिए है। तो अब सिलाई वाला देखिए इन दोनों में यहाँ पर जो दिया गया आपका डी में सिलाई वाले का मान कितना है, ध्यान दीजिए ये 250, ये है 250, और इसमें ई वाले में सिलाई का मान ध्यान दीजिए ये आ रहा है आपका ये लाइन इस जगह पर। तो 300 और 350 के बीच में दिया गया है, तो 325, 25 पॉइंट का अंतर है यहाँ पर, तो ये है 325। तो एक आपका जो है यहाँ पर कितना दिया गया है 325 और दूसरा कितना दिया गया 250। अगर इन दोनों को ऐड कर दें आप तो ऐड करने पर कितना आएगा 575 आएगा। तो ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 575। अब इन दोनों का आपको रेशियो चाहिए, यहाँ पर 400 दिया गया, यहाँ पर आपका 575 दिया गया। तो इसको 25 से सीधे सीधे कैंसिल कर सकते हैं, ये आएगा 25 से कम 25, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ध्यान दीजिए 25 छक्का 150, ठीक है। और इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 25 दूना 50, और फिर इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 तिहाई 75। तो 16 रेशियो यहाँ पर आ गया 23, विकल्प नंबर 3। बस आपको केवल जोड़ना किसको है, बस उस पर फोकस करना है कि कौन कौन से ग्राफ में जो मान दिए गए हैं वो आपको जोड़ने हैं, ठीक है। उस पर आप ध्यान से देखिएगा, फिर आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसी के आधार पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 86 नंबर। अब अगला ध्यान दीजिए उसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि संस्था बी, अब की बार बात हुई है संस्था बी की, संस्था बी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की जो संख्या है वो सभी संस्थाओं में मिलकर सिलाई में दाखिला लेने वाली, ध्यान दीजिए संस्था बी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या, मतलब संख्या बी में जो है लड़कियों की संख्या बात हो रही है, ठीक है, दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या सभी संस्थाओं में मिलकर सिलाई में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। चलिए संस्था बी देखिए पहले क्या दिया गया है, तो यहां पर आ जाइए, ये है संस्था बी। संस्था बी में सिलाई की बात हुई तो ये ब्लैक वाला पॉइंट देखना है। तो संस्था बी में अगर सिलाई की बात की जाए तो कितना है 250 केवल संस्था बी में। अब कह रहा है कि ये आपको प्रतिशत निकालना है बाकी सभी का, सभी संस्थाओं का। तो ए में ध्यान दीजिए कितना है, ए में आपका ये आ रहा है, यानी कि ए में आपका है यहाँ पर 325, ये ध्यान देना है मान कितना है, ठीक है 325, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दी 250। इस वाले में ध्यान दीजिए सीधे सीधे ये 50 पर आ रहा है आपका पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर है 50, केवल ब्लैक वाला ग्राफ देखना है। इसमें ध्यान दीजिए ये वाला भी आपका 250 दिया गया है, और ये वाला अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर सामने आ रहा है इसके, ये आपका दिया गया है यहाँ पर जो है 375, ठीक है, ये आपका कितना दिया गया यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 375, क्योंकि इसके सामने आ रहा है, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका आ रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 बार 300 दिया गया, यहाँ पर भी 300 है, यहाँ पर भी 300 है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आपका 300 दिया गया, यहाँ पर भी 300 है, यहाँ पर भी 300, फिर उसके बाद 350 दिया गया, तो ये वाला मान भी आपका 325 ही तो आएगा,
क्योंकि 300 और 350 के बीच दिया गया। कुल मिला के ये ग्राफ में यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी है, 2 बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगर इसको हम लोग 325 ही मान के चलें तो आपका 325 ये दिया गया है, 325 ये दिया गया है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 650, और 650 में अगर ये वाला 50 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 700, और इसके अलावा 250 और 250 मिला के हो जाएगा 500। तो 7 और 5 मिल के कितना हो जाएगा 1200। टोटल आपको पता चल गया कितना है 1200 सिलाई में, ठीक है। ये ग्राफ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 300 ही होना चाहिए, 1-2 बार छप गया है, तो उसी के हिसाब से हम लोग मान के चल रहे हैं 325 इसको ही, ठीक है। नहीं तो ये ग्राफ में ऊपर 350 दिया गया तो उसके हिसाब से 325 ही आएगा। अब अगर टोटल 1200 है तो यहाँ पर बी वाले में कितना था, इसका 250। तो अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो सीधे सीधे आपको पता है 250 बट्टे में हो जाएगा 1200, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100, इतना ही तो यूज करेंगे आप प्रतिशत निकालने के लिए। सीधे सीधे 2 जीरो से आप यहाँ पर 2 जीरो जो है वो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब अगर इसको आप भाग करेंगे तो लगभग 20 दशमलव कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब 20 दशमलव अगर 2 की बात की जाए तो इसके आसपास कौन सा है, 20.8 आया लगभग, तो 20.8 लगभग 21 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 21 के। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर 2 दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा 21, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि सभी संस्थाओं में मिलकर चित्रकारी, सिलाई और नृत्य में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। अब ये आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें बैठ के जोड़ना है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। देखिए सभी संस्थाओं की बात हुई है, तो सभी संस्थाओं की अगर बात होगी तो इसको समझिए करना कैसे है, इसमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे सभी संस्थाओं की बात हुई तो ए बी सी डी ई जितने भी हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो है आप चित्रकारी वाले सभी जोड़ लीजिएगा, ठीक है, उसको अलग लिख लीजिए। फिर आपका जो ब्लैक वाला सिलाई वाला दिया गया इन सभी को जोड़ लीजिए, और फिर व्हाइट वाला जोड़ लीजिए, और इन तीनों का फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर रेशियो जो है यहाँ पर निकाल लेना है। तो इसका रेशियो लगभग आपका इतना आएगा, ठीक है। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। पहले आप सभी चित्रकारी वाले जोड़िएगा, फिर उसके बाद सिलाई वाले जोड़िएगा, और फिर नृत्य वाले जोड़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कैंसिल करके जितना बचेगा वही उसका रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जोड़ घटाना करना है, बस आपको वही कर लेना है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि संस्था ए में नृत्य में दाखिला लेने वाली लड़कियों की जो संख्या है, अब की बार देखिए किसकी बात हुई, संस्था ए की बात हुई है, और नृत्य में दाखिला लेने वाली जो लड़कियों की संख्या है, इसी संस्था में सभी हॉबी वर्गों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो चलिए संस्था ए की बात हुई है तो संस्था ए पर ध्यान दीजिए। संस्था ए में जो है सबसे पहले नृत्य वाला भाग जो ये व्हाइट वाला है, तो व्हाइट वाले का ध्यान दीजिए, मान कितना है आपका 150 दिया गया कि नहीं, सीधे सीधे यहाँ पर कितना हो जाएगा 150। और बाकी कह रहा है कि इसी में सभी हॉबी में भाग लेने वाले, सभी हॉबी का मतलब देखिए यहाँ पर चित्रकारी में कितना आएगा, ये 250 है, ये वाला आपका कितना है 325 है। तो अगर मैं बात करूं तो 250, 325 और 150 सबको ऐड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 700, यहाँ पर 25 जोड़ के देख लीजिएगा 725 मिल जाएगा। अब ये तो हो गया टोटल, यानी कि सभी हॉबी का, चित्रकारी का, सिलाई का और नृत्य का, तो कुल आपको पता है 725। अब तुलना किससे करनी थी, तुलना आपको यहाँ पर जो करनी थी वो यहाँ पर नृत्य वाले से करनी है। किससे करनी है, नृत्य वाले से। तो नृत्य वाला देख लीजिए कितना था, नृत्य वाला 150, तो 150 का यहाँ पर प्रतिशत निकालना है 725 से। तो सीधे सीधे यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 150 बट्टे में हो जाएगा 725 और गुणे में हो जाएगा 100। इसी तरह तो प्रतिशत निकालते हैं। बस अब आपको यहाँ पर जो है सीधे सीधे इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर भी आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 20 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, 20 दशमलव यहाँ पर जो है 7 या 8 के आसपास लगभग कुछ आएगा, ठीक है। तो 20.7 लगभग आपका ये आ जाएगा, 20.69 भाग करके चेक कर लीजिएगा, यही आपका आ जाएगा, ठीक है। शुद्ध करके लिखेंगे तो 7 ही बनेगा, तो ये मान आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सभी संस्थाओं में मिलकर चित्रकारी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या। यहाँ पर जो है चित्रकारी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की जो है कुल संख्या आपसे पूछ रहा है। तो चित्रकारी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या, केवल चित्रकारी की बात हुई है, ठीक है। तो चित्रकारी में भाग लेने वाली लड़कियों की अगर आप संख्या ऐड करना चाहे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितनी है,
250, ठीक है, इसमें 250 दिया गया है। यहाँ पर आप चित्रकारी में ध्यान दें तो ये आएगा आपका 225, 225। इस वाली में अगर ध्यान दें तो 150, ये हो जाएगा आपका 150। इस वाली में ध्यान दें अगर तो आपका ये आ जाएगा 175, 175। और इस वाली में ध्यान दें तो ये आ जाएगा आपका 300। बस आप ऐड कर दीजिए इस सभी को। अगर इन सभी को आप ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं बात करूं 175 और 225 जोड़िए, तो 175 में जब 225 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400, ये 300 मिलके हो जाएगा 700, 7 और 2 मिलके हो जाएगा 9, 950, 950 में 150 जोड़ेंगे तो 1100, यानी कि टोटल मान जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा 1100। बस सीधे सीधे जोड़ देना है, बस कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीधे सीधे आपको 1100 यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अब मैं बात करूँगा यहाँ पर तालिका की, ठीक है। इससे भी आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए सबसे पहले 91 से 95 के लिए ये एक टेबल दी गई है। क्या कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि एक परीक्षा में 5 विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, यहाँ पर जो है ABCDE, ये यहाँ पर जो है क्या है छात्र हैं, और ये आपके विषय दिए गए हैं। इन सभी के अंक यहाँ पर जो है आपको प्रदर्शित किए गए हैं। 5 विषयों में कुल अंक जो है वो 200 है, मतलब आपको इनका पूर्णांक बताया गया है। पूर्णांक कितना है, वो 200 है। अब इसी के आधार पर आपको जो है वो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, क्या है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि B को अंग्रेजी और इतिहास में मिलाकर मिले कुल अंक, बी को जो है अंग्रेजी और इतिहास में जो है वो मिलाकर मिले कुल अंक जो है वो ई को अंग्रेजी में मिले अंकों का लगभग कितने प्रतिशत हैं। चलिए देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं सॉल्व करने वाला हूँ 91 नंबर क्वेश्चन को। तो बी की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिए, यहीं पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो बी में जो है ध्यान दीजिए, बी के यहाँ पर दोनों को मिला के किस सब्जेक्ट की बात हुई थी, क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा इसलिए दिक्कत हो रही है। ध्यान दीजिए अंग्रेजी और इतिहास। तो सबसे पहले बी के जो है वो अंग्रेजी और इतिहास के मान लिखते। देखिए बी ये है, इसके सामने देखिए ये आपका अंग्रेजी वाला मान हो जाएगा और ये आपका इतिहास वाला मान हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा ये इतिहास और ये अंग्रेजी, तो इसमें 170 है, इसमें 150 है। सीधे सीधे जब प्रतिशत निकालना है तो 170 और 150 दोनों को ऐड कर लीजिएगा। और इसकी तुलना जो है किससे करनी थी, ई के अंग्रेजी वाले से। जो ई है आपका, इसके अंग्रेजी में कितने हैं 163, तो इसके साथ इसका प्रतिशत निकालना है 163, गुणे में हो जाएगा 100। बस आपको ये लिख लेना है, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको अगर आप प्रतिशत को सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका 198 या 197 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। लगभग आप चेक कर लीजिएगा एक बार सॉल्व करके, लगभग इतना आएगा। अब ध्यान दीजिए विकल्प। अब अगर मैं विकल्प की बात करूं तो विकल्प में देखिए यहाँ पर आपका 200 दिया गया जो इसके आसपास है लगभग, तो ये विकल्प आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा 200, ठीक है, क्योंकि ये उसी के आसपास निकटतम उत्तर दिया गया, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि मान जब दशमलव में आता है तो इसके निकटतम पूर्णांक यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब सी नंबर में यानी कि 92 नंबर में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि सी को इतिहास में मिले अंक और ए को भूगोल में मिले अंकों का कितने प्रतिशत है। चलिए सी को इतिहास में और ए का भूगोल। चलिए देखिए यहाँ पर अब मैं बात करूंगा किसकी, 92 की। तो सी के इतिहास में देखिए सी ये हुआ, इतिहास में कितने नंबर मिले हैं इसको, 132 नंबर मिले हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए 132, तो ये हो जाएंगे सी के जो है 132, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है सी के अलावा किसकी बात हुई थी, सी के अलावा बात हुई थी ए को भूगोल में मिले अंक। अब देखिए ए को भूगोल में कितने मिले हैं, ये आपका ए है और इसको भूगोल में मिले हैं 90, तो 90 और गुणे में हो जाएगा 100। इसका भी प्रतिशत निकालना है, सीधे सीधे 0 से 0 आप काट दीजिए तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर जो है 1320। अब 9 से अगर आप इसको भाग करेंगे तो लगभग आपका 146 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आसपास का आंसर कौन सा आपको दिया गया है 92 में। 92 में ध्यान दीजिए अगर, तो यहाँ पर जो है आपका ये 150 जो कि 146 के निकटतम यहाँ पर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जो है इसका
सही आंसर हो जाएगा 150। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी उत्तर पूरा मैच नहीं होगा तो आपको उसके निकटतम जो आंसर होगा वो वहां पर टिक करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगला। अगला देखिए 93 में क्या बोल रहा है। 93 में बोल रहा है कि उनमें से अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल में सर्वाधिक अंक जो है वो किससे मिले हैं। सबसे ज्यादा अंक जो है यहाँ पर अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल में किससे मिले हैं, ये अब आपको यहाँ पर बताना है। देखिए ABCD इन चारों के आपको चेक करने हैं कि इतिहास, भूगोल और अंग्रेजी में जो है सबसे ज़्यादा अंक यहाँ पर जो है वो किसको मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा अंक निकालने के लिए सही पूछो तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो है इन सभी को जोड़ लेना चाहिए। जैसे कि A की बात की जाए तो 115, 180, 120, 90, 140 अगर इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो ये आपका लगभग 645 आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। B वाला आप जोड़ लीजिए 170, 105, 150, 135 और 100, ये लगभग आ जाएगा आपका 660। इसके बाद C वाला जोड़िए 102, 108, 132, 110 और 90, ये लगभग आपका 542 आ जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, और ये वाला 98, 106, 162, 148 और 120, ये आ जाएगा आपका 634। और इसके बाद लास्ट वाला ध्यान दीजिए 163, 125, 136, 124 और 115, ये आ जाएगा आपका 663। तो अब इन सभी में ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, 663 ई के। तो यहाँ पर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे यहाँ पर ई की बात हुई है। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए कौन से नंबर की बात थी, क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पर जो है अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल में, अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल की बात हुई थी। यहाँ पर सब ऐड करने की जरूरत नहीं थी, केवल अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल के जोड़ने हैं। ठीक है, अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल मैंने सभी जोड़ दिए। तो अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल, देखिए सबसे ज़्यादा नंबर अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी में किसके हैं, देखिए एक तो इसके हैं और एक इसके हैं, बाकी सबके यहाँ पर नंबर कम है अंग्रेजी में। ठीक है, इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में भी सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो यहाँ पर 150 इसके हैं और इसके अलावा इसके हैं 162। ठीक है, ये भी इसके ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं भूगोल की बात करूँ तो भूगोल में सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पर 135 और ये 148, यही दो लोगों के हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका अगर ऐड किया जाए इन तीनों के तो इसमें तो पहले से इसके 98 नंबर थे, तो ये तो पहले से ही कम था। ठीक है, तो कुल मिला के 170, 150, 135 यही जोड़ने पर सबसे ज़्यादा आएगा, लगभग 455 के आसपास आएगा। इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये तीनों लगभग 455 के आसपास आएंगे। और अगर इसके हम लोग ये तीनों ऐड करेंगे तो इसके यहाँ पर तीनों ऐड करने पर लगभग आपके 423 आएंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर B के आएंगे, तो B का यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। बस मान जोड़ लेना है, कुछ यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका B सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ा, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। वीडियो में जब आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये B नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाकी इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप PDF को जो है सामने खोल लीजिएगा, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करिएगा। जहाँ पर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाइए 94 नंबर में। 94 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि परीक्षा में पास घोषित होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम पास प्रतिशत 50 है, मतलब यहाँ पर परीक्षा में वही पास माना जाएगा जिसके कम से कम 50% नंबर होंगे, तो उनमें से कितने छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा में फेल हुए हैं। चलिए आ जाइए, परीक्षा में फेल छात्रों को आपको चेक करना है। इसके लिए चेक क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे यहाँ पर परीक्षा में फेल छात्र। शुरुआत में ही बताया गया था पूर्णांक कितना है 200। अब 200 का 50% कितना होता है, 100 होता है कि नहीं। 200 का 50% 100। तो अब देखिए 100 से कम नंबर किसके हैं, इसके हैं। एक तो ये 100 से कम नंबर वाला है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर 100 से कम नंबर है, यहाँ पर भी 100 से कम नंबर है, बाकी और कोई नहीं है 100 से कम नंबर वाला। तो ए के भी 100 से कम नंबर है भूगोल में, सी के भी यहाँ पर विज्ञान में कम है, डी के। तो कुल मिला के 3 ऐसे हैं जो कि यहाँ पर फेल हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पर जो है 3 टिक कर दीजिए। बस कितने छात्र, 3 छात्र ऐसे जो हैं यहाँ पर फेल है जिसके 50% नंबर यहाँ पर पूरे नहीं थे। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला कह रहा है कि उनमें से किसे सर्वाधिक कुल प्रतिशत अंक मिले हैं। तो सबसे ज्यादा कुल प्रतिशत अंक किसे मिले, तो सबसे पहले टोटल देख लीजिए सबसे किसका ज्यादा है। देखिए 663, इसी का तो ज्यादा है, सबसे ज्यादा 63 वाले का। तो यही आपका सही हो जाएगा, इसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा आएगा क्योंकि 663 यही पाया था। ठीक है, तो ई वाले के यहाँ पर जो है नंबर वो सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका
ये विकल्प नंबर 4 जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए 96 से लेकर 100 तक यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया। इसमें कह रहा है कि विगत वर्षों में एक कॉलेज के 5 अनुशासनों में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। यहाँ पर ये आपको वर्ष दिए गए हैं और ये विषय दिए गए हैं। इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले प्रश्न पढ़िए, फिर उसी के आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कृषि अनुशासन के संबंध में प्रतिशत बदलाव अधिकतम था। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, कृषि की। तो कृषि वाला भाग ये है। अब केवल आपको इसके यहाँ पर जो वैल्यू है इस पर ध्यान देना है, बाकी से मतलब नहीं है। ठीक है, एक तो आपको कृषि देखना है और दूसरा आपको सन देखना है। अब सन में भी कौन कौन सा बोला गया है, तो 2002 है, एक 2003 है, 2004 है और 2006 है। कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कृषि अनुशासन के संबंध में प्रतिशत बदलाव अधिकतम था। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं 2000 से 2003 की बात करूं, देखिए 2002 में तो बढ़ा, 2001 में कितना था, 314, 314 से कितना पहुंचा, 365 यहाँ पर पहुंच गया। तो अगर मैं यहाँ पर 2002 का इसका प्रतिशत निकालूं कितना बढ़ा है, तो ये कितना पहुंच गया, 365 पहुंच गया। कितने से, 314 से। तो यहाँ पर अगर आप इसका परसेंट निकालेंगे तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 16 दशमलव कुछ आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं अगले वाले की बात करूं 2003 की, तो ध्यान दीजिए 365 से 336 आ गया, कम आ गया, मतलब ये तो आपका हो ही नहीं सकता, ये पहले से गलत हो गया। फिर अगर ध्यान दीजिए 2004 में 336 से 348, 36 से 48 गया, ये 14 से 65 आया था। तो यहाँ पर तो वृद्धि ज्यादा हुई थी इसकी तुलना में, तो इसको भी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि पहले से क्लियर है। 6 वाले में ध्यान दीजिए 325 से सीधे 383 आया। 2006 की अगर बात की जाए तो ये 383 पहुंचा, कितने से, 326 से पहुंचा। तो यहाँ पर जो है इसका भी आपको प्रतिशत निकालना पड़ेगा। अगर इसका प्रतिशत निकालेंगे तो लगभग 17 दशमलव कुछ आएगा। तो अब देखिए एक में 16 दशमलव कुछ परसेंट आएगा, एक में 17 दशमलव कुछ आएगा। तो किस में ज़्यादा आ रहा है, 2006 में। तो यहाँ पर जो है इसका चौथा विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा, 2006। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगले में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि विकल्प मिल गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि 2003 से 2004 में वाणिज्य अनुशासन में, अब ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, वाणिज्य की। तो अब की बार आपको कृषि से मतलब नहीं है, किस पर फोकस करना है, वाणिज्य। वाणिज्य वाला मान आपको ये दिया गया। वाणिज्य अनुशासन में विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी थी, ध्यान दीजिए 2003 से 2004। तो 2003 में वाणिज्य में कितना था, 265। 2004 में कितना पहुंचा, 290। यहाँ पर जो है वो आपका पहुंच गया है, कितना, 265 से जो है आपका 290 यहाँ पर जो है सीधे सीधे पहुंचा। तो अगर आपको प्रतिशत निकालना है यहाँ पर तो 290 माइनस हो जाएगा 265 और बटे में ध्यान दीजिए अधिकतम निकाल रहे हैं तो कम वाला मान बटे में आएगा और गुणे में हो जाएगा 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लगभग 9% के आसपास आएगा। कितना आएगा, 9% के आसपास जो है आपको ये मिलेगा, 97। विकल्प चेक कर लीजिए एक बार, ये आपका चौथा विकल्प दिया गया है। लगभग जो है आपका 9% के आसपास आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गुणा भाग करना है वो तो आपको भी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं गुणा कर भी दूंगा तो उससे आपको वो चीज़ नहीं आएंगी। तो गुणा भाग तो आपको स्वयं करना है, बस मैं आपको यहाँ पर मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, गुणा भाग आप स्वयं करना सीख लीजिए सभी लोग। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 98 नंबर में, ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि किस वर्ष कला और विज्ञान में विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर जो है वो ठीक 130 था। किस वर्ष कला और विज्ञान में जो है यहाँ पर जो अंतर था वो 130 था। 1 दिया गया, 2 दिया गया, 4 और 6, यही चेक करना है कला और विज्ञान। चलिए आ जाइए कला और विज्ञान। देखिए कला ये है, विज्ञान ये है। अब की बार आपको वाणिज्य से मतलब नहीं है, कला और विज्ञान में देखना है केवल। ठीक है, तो कला और विज्ञान में 2001 में अंतर देखिए, यहाँ पर 358 है, यहाँ पर 240 है, तो इसका अंतर तो यहाँ पर आएगा नहीं। अगले वाले में ध्यान दीजिए, यहाँ पर 390 है, 260, ये दोनों ध्यान दीजिए 390
और 260। अगर 390 से आप 260 घटा दे तो कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस 130 आ रहा है। किस वर्ष में आ रहा है? 2002 में। तो और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे आप 2002 टिक कर दीजिए। 2002 में जो है इनका अंतर कितना आ रहा था? 130 आ रहा था, तो ये हो जाएगा। अगला कह रहा है 99 में कि 2001 और 2005 में मिलकर कृषि में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है इसी अनुशासन में 2002 में विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले 2001 और 5 में जो है मिलकर कृषि, चलिए 1 और 5 में जो है मिलकर कृषि वाला ध्यान दीजिए आप। देखिए कृषि का ये है आपका 1 और 5, यहाँ पर कितना है? 314 है, और यहाँ पर कितना है? 326। 314 और 326, तो ये मिलकर हो गया। अब ठीक है, इतना हुआ। अब इसी के अलावा आगे क्या बोल रहा था? 2002 में, अब 2002 में देखिए 2002 में कितना है? 365, तो इसका 365। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है प्रतिशत निकाल लेना है। बस प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। लगभग 175% के आसपास आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आएगा? 175% यहाँ पर लगभग आ जाएगा। अगला कह रहा है कि दिए गए वर्षों में किस अनुशासन में विद्यार्थियों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है? यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या कह रहा है? दिए गए वर्षों में किस अनुशासन में विद्यार्थियों की संख्या में जो है वो सतत वृद्धि हुई थी। सतत वृद्धि का मतलब लगातार यहाँ पर वृद्धि हुई है। विज्ञान, कृषि, कला और इसके अलावा वाणिज्य। चलिए देखिए सतत वृद्धि किसमें हुई है। देखिए कला की अगर मैं बात करूँ तो 240 से 260, 260 से 275, फिर 284, 296, 312, लगातार वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। इसमें देखिए 258 से 90, 90 के बाद 74 आ गया, ये कमी हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के सीधे सीधे कला ही आपका सही है, क्योंकि यही एक ऐसा आसन जिसमें हर वर्ष वृद्धि हो रही है लगातार। तो सीधे सीधे कला एक ऐसा संख्या है जिसमें लगातार आपकी वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे। इसकी यहाँ पर PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब यहाँ पर वीडियो देखने के बाद आप स्वयं से जो है एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद।